हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने नील बोर्जी के एटॉमिक मॉडल को लेकर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू नील बोर्जी, ये जो एटम है, एटम के सेंटर पे होता है एक न्यूक्लियस एंड इस न्यूक्लियस पे सारे प्रोटॉन एंड सारे न्यूट्रॉन होते हैं। एंड इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है दोस्तों वो काफ़ी छोटा होता है एज कंपेयर टू द होल एटम। पूरे एटम के तुलना में इस न्यूक्लियस का साइज काफ़ी छोटा होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ बराबर घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से मैं यहाँ पे बिल्कुल एक सैम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया एक न्यूक्लियस जहाँ पे होगा सारे प्रोटॉन एंड सारे न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो क्या करेगा कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ बराबर, ठीक है, सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ याद रखिएगा, सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे मैंने 3 सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिए एंड इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, ओके, चलो ये मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर पाथ बराबर घूमता रहेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। एंड ये जो सर्कुलर पाथ हमने ड्रॉ किया है दोस्तों, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस ऐसा होना चाहिए कि इस सर्कुलर पाथ में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h/2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ले लिया पहला, ओके, पहला सर्कुलर पाथ जिसमें हमने n का वैल्यू 1 लिया एंड यहाँ पे n का वैल्यू 2 लिया एंड n का वैल्यू हमने 3 लिया। ठीक है, ये पहला सर्कुलर पाथ, ये दूसरा सर्कुलर पाथ एंड ये तीसरा सर्कुलर पाथ। तो इसका रेडियस अगर हम r1 मान लेते हैं एंड इसका रेडियस अगर r2 मान लेते हैं एंड इसका रेडियस r3 मान लेते हैं, तो पहले सर्कुलर पाथ में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा दोस्तों mv/r1 वो क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे बैठ लगा लेंगे। ये होगा क्या, इस सर्कुलर पाथ में। ओके, एंड दूसरे सर्कुलर पाथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, n इंटू h/2 पाई। ठीक है, 2 पाई होगा ये। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 लगेगा, यहाँ पे n का वैल्यू 3 लगेगा। एंड वैसे ही थर्ड सर्कुलर पाथ में, ठीक है, 3, तो यहाँ पे 3 बैठेगा, n का वैल्यू एंड h/2 पाई होगा। तो दोस्तों ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए h/2 पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, ये वाला कंडीशन आप याद रखिएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बोर्जी ने जो सर्कुलर पाथ का मेंशन करा है ये क्या है, इसे उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट्स। ओके, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट क्या है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, जिस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, बिल्कुल लिख लीजिए क्या कहा गया है। देखो, ऑर्बिट आर द सर्कुलर पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो दोस्तों ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था ऑर्बिट का कंसेप्ट जो हमें नील बोर्जी के एटॉमिक मॉडल से मिला है। लेकिन दोस्तों ये जो एटॉमिक मॉडल है नील बोर्जी का, ये तो था 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2D पे बेस था। लेकिन हमारे जो एटम होता है दोस्तों वो होता है 3 डायमेंशनल। ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल मूवमेंट होगा। तो दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं 3 डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक न्यूक्लियस ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरा सा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस ड्रॉ करा है। ठीक है, छोटा सा न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, तो इसके चारों ओर
इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमेगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ बराबर ही घूमे, वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा 3 डायमेंशनल मॉडल जो है एटम का, उसमें कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ऐसा नहीं है, वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है एंड इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम सकता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर हम हर एक सेकंड पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखो दोस्तों, पहले सेकंड में हमें इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे दिखा, ठीक है, दूसरे सेकंड पे हमें शायद यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो इस तरह से हमें हर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग पोजीशन मिल रहा है, जिसको मैं एक एक डॉट से यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, देखो ये जो मैंने डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे डॉट्स क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन है। जब सेकंड हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इस डॉट में मिलेगा, ओके, मान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के 3D मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हमें अलग अलग पोजीशन पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक, ठीक है, ओके। एंड जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है वो कमता रहेगा, ठीक है। एंड जितना पास जाएंगे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमें मिला है। ये सारे ऑब्जर्वेशन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे शायद, ओके। नहीं दिख रहा है तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये सारे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन है जो हमने सेकंड में क्या करा है, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश किए हैं, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बाउंड्री ले रहा हूँ, एक बाउंड्री ऐसे ले रहा हूँ जिसमें कि मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन कवर हो रहा है, मैक्सिमम डॉट जो है दोस्तों वो यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है, ओके। मैक्सिमम डॉट यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है ना। एक ऐसा बाउंड्री हम ले रहे हैं जिस बाउंड्री के अंदर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो हमने लोकेट करा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉट्स कवर हो रहा है। तो इसे कहा गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इस क्लाउड का कोई भी पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, कोई भी पार्टिकुलर शेप नहीं होता है। अगर आप आसमान में क्लाउड देखेंगे तो क्लाउड का पार्टिकुलर शेप होता है क्या, नहीं। वैसे भी यहाँ पे मैंने जो बाउंड्री कवर किए हैं ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि 3D में है, ठीक है। जैसे कि क्लाउड में होता है 3 डायमेंशनल, वैसे ही आप यहाँ पे समझ लीजिए ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। एंड इस क्लाउड के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का जो चांसेस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। बाहर भी है, ओके, बाहर भी है लेकिन वो कम है। इसके अंदर 90% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड बाद में इसको ऑर्बिटल का नाम भी दिया गया, ठीक है, बाद में इसको ऑर्बिटल का नाम भी दिया गया, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ऑर्बिटल क्या है दोस्तों, ऑर्बिटल है एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम इन स्पेस, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मिलने का जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस 3 डायमेंशनल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो आपको ऑर्बिटल का कंसेप्ट समझ में आ गया है। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल एक वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिखेंगे, स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखो ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या कहा गया है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रियली ट्रेवल इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, द वॉल्यूम इन स्पेस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि एक वॉल्यूम है स्पेस पे जिस वॉल्यूम पे क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल। तो ये हो गया ऑर्बिटल जो कि है 3D कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम पे बेस्ड ये हमें मिल गया ऑर्बिटल, ओके, ठीक है। एंड ऑर्बिट जो था वो क्या था, 2 डायमेंशनल था, जो कि नील बोर जी ने कहा था। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों ओर, जिस पाथ बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है एंड ऑर्बिट का तो कंसेप्ट आपको पहले से ही क्लियर है। तो अभी बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में।
तो हेडिंग लगा लीजिए क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स, ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप किसी इंसान को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, उस तक आप अगर पहुंचना चाहेंगे, उसको लोकेट करना चाहेंगे, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि उस इंसान का नाम क्या है, वो कौन से शहर में रहता है, वो कौन से स्ट्रीट में रहता है, कौन से घर में रहता है, तो ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। मतलब उस इंसान का नाम एंड एड्रेस आपको पता होगा, तब जाके आप उस इंसान तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन का नाम एंड इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता होना चाहिए। तो कुछ नंबर है दोस्तों, जिस सारे नंबर्स के सहारे आप एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सभी नंबर कहलाता है क्वांटम नंबर। बात समझ में आया? क्वांटम नंबर क्या है दोस्तों? क्वांटम नंबर वो सभी नंबर है जो सभी नंबर के सहारे आप एक इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो सभी नंबर कहलाते हैं क्वांटम नंबर। एंड देखा गया है ऐसे 4 क्वांटम नंबर है जिन सारे नंबर के सहारे आप एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या क्या है ये चारों क्वांटम नंबर, एंड इन चारों क्वांटम नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पता चलता है, ये सभी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन चारों क्वांटम नंबर का नाम देख लेते हैं, देन उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। एंड आप याद रखिएगा, ये जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे कि एक इंसान के लिए एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारे क्वांटम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दूसरा जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एंड जिसका एक अलग नाम है जो कि है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड तीसरा जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। एंड आखिरी जो क्वांटम नंबर है दोस्तों, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये चारों क्वांटम नंबर को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझेंगे, ओके, ठीक है। तो ये तीनों को मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही को रखता हूँ जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है ऑर्बिट के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। एंड इसके बारे में हमें बताया है बोर जी ने अपने एटॉमिक मॉडल पे, बोर जी ने ऑर्बिट के बारे में बताया है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी हमें बताया है, ठीक है। जैसे कि बोर जी के जो एटॉमिक मॉडल है, वहाँ पे क्या है कि सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ सर्कुलर पाथ होता है दोस्तों, कुछ सर्कुलर पाथ होता है, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। इसे कहते हैं ऑर्बिट, ओके, ठीक है ना। तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये हमें पता चलता है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। एंड ऑर्बिट का साइज क्या है दोस्तों, एंड उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, ये सभी कुछ पता चलता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो चलो इसको लिख लेते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, and energy associated with an या फिर with that electron,
जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का साइज क्या है दोस्तों, एंड उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, ये सभी कुछ पता चलता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सहारे, ठीक है। एंड ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, इसको जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव इंटीजर, ओके। पॉजिटिव इंटीजर में इसका वैल्यू होता है एंड इसका वैल्यू स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है ना, 1 से 1 2 3 4 ऐसे चला जाता है, ठीक है, ओके। तो n का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 होता है तो वो है सेकेंड ऑर्बिट, 3 होता है तो वो है थर्ड ऑर्बिट। एंड इन सारे ऑर्बिट्स का नाम दिया गया है दोस्तों क्या, कि n का वैल्यू अगर 1 होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का नाम दिया गया है k, ठीक है, k ऑर्बिट, कैपिटल k। एंड n का वैल्यू अगर 2 है मतलब सेकेंड ऑर्बिट का नाम दिया गया है l ऑर्बिट। एंड n का वैल्यू अगर 3 है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वो है m ऑर्बिट। एंड n का वैल्यू अगर 4 है तो वो है n ऑर्बिट। ऐसे o p q चला जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस ऑर्बिट का नाम होगा k, ये होगा l एंड ये होगा m, ओके। एंड n का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ऑर्बिट का साइज भी इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। देखो ऑर्बिट का साइज इंक्रीज हो रहा है, पहला ऑर्बिट छोटा है, उससे बड़ा है दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो n का साइज अगर n का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ऑर्बिट का साइज भी बढ़ता है दोस्तों। एंड इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के साथ वो भी इंक्रीज होता है एंड एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा पहले से ही, जो पहला ऑर्बिट होता है उसका जो एनर्जी है दूसरे ऑर्बिट से कम होता है, दूसरा ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वो तीसरे ऑर्बिट से कम होता है। मतलब न्यूक्लियस से जितने दूर जाएंगे ऑर्बिट का एनर्जी लेवल जो है दोस्तों वो इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी होगा दोस्तों वो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सभी कुछ हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो चलो इतना तो आपको पता चल चुका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है ना। चलो एंड आखिर में हम लोग ये सारे क्वांटम नंबर के साथ एक इंसान के एड्रेस को कंपेयर करेंगे, तब जाके आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो पहले चारों को हम लोग सीख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सेकंड में हम लोग बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, ओके। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इसका एक अलग नाम है जो कि मैंने अभी भी बताया था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, लिख लीजिएगा, ओके। तो देखो दोस्तों ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर L है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है सब ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। सब ऑर्बिट क्या होता है इससे मैं अभी बताता हूँ सब ऑर्बिट क्या है। देखो दोस्तों न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट होते हैं, तो सोमरफील्ड जी ने कहा है कि इन ऑर्बिट के साथ साथ इन ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट भी होते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि ये पहला ऑर्बिट है दोस्तों, ये सेकंड ऑर्बिट में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 और सब ऑर्बिट है, ठीक है। एंड थर्ड ऑर्बिट में हम देखेंगे कि और सब ऑर्बिट है। मतलब एक एक सब ऑर्बिट जो है दोस्तों, एक एक ऑर्बिट जो है दोस्तों वो कुछ ऑर्बिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे एक ऑर्बिट ले रहा हूँ, अब ये ऑर्बिट जो है दोस्तों ये कुछ सब ऑर्बिट में डिवाइड हो गया है, मतलब इसका भी डिवीजन है, इसका भी भाग है, ठीक है, तो जिसे हम सब ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। जैसे कि एक शहर में स्ट्रीट होते हैं, कई मोहल्ले होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही एक ऑर्बिट में भी सब ऑर्बिट होते हैं, सब एनर्जी लेवल, ठीक है, ओके। एंड ये सभी एनर्जी लेवल जो है दोस्तों उसका डिफरेंस काफ़ी कम होता है, ठीक है, उसका डिफरेंस काफ़ी कम होता है। अगर मैं इस ऑर्बिट की बात करूं, इस ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा दोस्तों वो मान लेते हैं E1 है, एंड ये जो सब ऑर्बिट है इसका एनर्जी E2 मान लेते हैं एंड E3 मान लेते हैं। तो इन तीनों ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल होगा दोस्तों उसका डिफरेंस काफ़ी कम होगा, ओके ओके। एंड आप अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो देखो दोस्तों, एक शहर में कई मोहल्ले होते हैं, वैसे ही एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, ओके। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के कौन से सब ऑर्बिट में होंगे, ठीक है, एक शहर के अंदर कौन से मोहल्ले पे रहेगा एक इंसान, ये बताता है हमें क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि एक ऑर्बिट के अंडर कौन से सब ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मिलेगा हमें। ओके, ठीक है ना, तो ये बताता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो इसको फिर से समझ लेते हैं एक एक करके। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, इट टेल्स अस अबाउट द सब ऑर्बिट। ओके, सब ऑर्बिट, एंड उसके साथ साथ ये बताएगा हमें क्या दोस्तों, सब एनर्जी लेवल। ठीक है, सब ऑर्बिट एंड सब एनर्जी लेवल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम, ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये हमें पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एंड उसके साथ साथ शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में अभी हमने डिस्कस किए हैं क्लास के शुरुआत में ही। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप क्या होगा ये सभी कुछ हमें पता चलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के सहारे। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो डिपेंड करता है एन के वैल्यू के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, एल का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कहाँ पे बोलो दोस्तों, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड जो वैल्यू होगा वो होगा 0 to n-1। तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1। पॉजिटिव इंटीजर लेना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। तो देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग, एन के साथ एल को रिलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ। ओके, ये कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 3 होगा। एक और बना लेता हूँ, n का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, ओके। जब n का वैल्यू 1 होगा, मतलब हम अगर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की, जो कि k ऑर्बिट है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा, 0 एंड n-1 मतलब 0, 1-1 क्या होगा, 0 to 1-1 मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। एंड n का वैल्यू अगर 2 होगा तो यहाँ पे क्या, l का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा सबसे पहले, 0 के बाद 1 आएगा। ठीक है, 2-1 करने से 1 ही तो आता है। तो यहाँ पे 2 सब ऑर्बिट देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में। एंड थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो एल का वैल्यू क्या क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 से 1 माइनस कर दो तो 2 आएगा। तो 0 to 2 3 ऐसे सब ऑर्बिट हमें देखने को मिलेगा थर्ड ऑर्बिट में। एंड फोर्थ ऑर्बिट की अगर बात करेंगे, n = 4, तो l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। तो यहाँ पे 4 सब ऑर्बिट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल इस तरह से L का वैल्यू जो है दोस्तों वो n के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है, पहले तो सब ऑर्बिट के बारे में पता चलता है, या फिर सब सेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सब एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं जो कि हमें देखना है, सीखना है, याद रखना है। ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ। L का वैल्यू अगर 0 है तो L के वैल्यू को, 0 वैल्यू को नाम रखा गया है S फॉर सर्फ, सर्फ। ठीक है, ये जो सब सेल है दोस्तों, सब ऑर्बिट है, इसका नाम रखा गया है S। ठीक है, सर्फ। एंड L का वैल्यू अगर 1 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसे कहते हैं P सब ऑर्बिट। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल सब ऑर्बिट। ठीक है, प्रिंसिपल। एंड L का वैल्यू 2, इसका मतलब है D फॉर डिफ्यूज। एंड L का वैल्यू अगर 3 होता है उसे कहा जाता है F फॉर फंडामेंटल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, L का वैल्यू अगर 0 है तो उस सब सेल का नाम रखा गया है सर्फ। ठीक है, सर्फ S से। एंड L का वैल्यू 1 होता है तो L का वैल्यू 1 अगर होता है तो उसका नाम रखा गया है P सब ऑर्बिट, P मतलब प्रिंसिपल। एंड L का वैल्यू अगर 2 होता है तो वो सब
सब ऑर्बिट को हम कहते हैं डिफ्यूज सब ऑर्बिट, मतलब डी, ठीक है। एंड एल का वैल्यू अगर 3 होता है तो वो क्या होता है, एफ, एफ फॉर फंडामेंटल, ठीक है ना। ओके, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ सारी चीज़ें तो समझाने में आसानी होगा। n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, मतलब यहाँ पे एक ही सब ऑर्बिट है, ठीक है, एक 1s सब ऑर्बिट, ठीक है, 1s सब ऑर्बिट, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 है दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, l का वैल्यू 0 एंड 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 2s होगा, एक 2p होगा सब ऑर्बिट, ठीक है ना, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 की बात कर रहे हैं। एंड n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 0 एंड 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 3s एक सब ऑर्बिट होगा एंड 3p सब ऑर्बिट होगा एंड 3d सब ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट हमें देखने को मिलेगा जो कि है 3s 3p 3d, ठीक है। एंड n का वैल्यू अगर 4 रहता है तो l का वैल्यू 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 404s एंड 4p 4d एंड 4f, 4 सब ऑर्बिट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट में हमें एक ही सब ऑर्बिट देखने को मिलेगा। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमें थर्ड में 3 देखने को मिलेगा एंड फोर्थ में 4 देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे कि हमें पता चलता है सब ऑर्बिट के बारे में, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल देखो जैसे कि यहाँ पे जो 1s होगा दोस्तों, 1s ऑर्बिट सब ऑर्बिट में जितने सारे ऑर्बिटल होगा उस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है, वो स्पेरिकल होगा एंड ज़्यादातर स्पेरिकल ही होता है, ठीक है ना। एंड 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे डम्बल टाइप होता है जैसे, एंड 3 में बात करेंगे तो डबल डम्बल टाइप होता है, ठीक है ना। ओके, एंड ऐसे ही जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है दोस्तों वो डिपेंड करता है इसी नंबर पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। फिलहाल हमें उतना जाना नहीं है, एकदम मोलिकुलर लेवल पे, मतलब फाइन लेवल पे हमें जाना नहीं है, जितना हमारे सिलेबस पे है उतना ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इतना हमें जानना था। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल किस डायरेक्शन पे स्पेस पे है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस पे किस डायरेक्शन पे हमारा ये ऑर्बिटल्स होते हैं वो बताते हैं हमें क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलो इसको भी लिख लेते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन अभिमुख, ठीक है, ऑफ ऑर्बिटल, ये हो गया। एंड यहाँ पे m का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, -L to 0 to +L, ठीक है। ओके, m का वैल्यू जो होता है वो -L से 0 होके +L तक होता है, ठीक है। अगर l का वैल्यू 1 है दोस्तों, l का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, m का वैल्यू -1 एंड उसके बाद 0 आएगा, फिर +1 आएगा। अगर l का वैल्यू 2 होता है तो m का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें बताता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये जो m का वैल्यू मिल रहा है ये हर एक ऑर्बिटल है दोस्तों, ठीक है। एंड इससे हमें ऑर्बिटल का
ओरिएंटेशन भी पता चलता है, ठीक है। तो L3 के लिए क्या होगा दोस्तों, L3 के लिए क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है ना। तो चलो एक चार्ट बना लेते हैं अभी, ओके। N, L एंड M, इन तीनों वैल्यूज़ को हम एक साथ रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता चल चुका है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है दोस्तों, उससे हमें क्या पता चलता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इससे हमें पता चलता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। जैसे कि एक शहर में कितने स्ट्रीट होते हैं, ये हमें पता चलता था एजीमुथल क्वांटम नंबर से। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलेगा कि एक स्ट्रीट में, एक मोहल्ले में कितने सारे घर हैं, ठीक है। तो ये बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। चलो अब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक साथ रिलेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं, ओके, ठीक है ना। चलो अब देखो दोस्तों, n का वैल्यू अगर 1 होता है तो l का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एंड m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ओके। मतलब पहले ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, एक ही सब ऑर्बिट है, एंड कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके। एंड n का वैल्यू अगर 2 होता है तो l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0 एंड 1 होगा, ठीक है। एंड m का वैल्यू क्या होगा, 0 के लिए तो 0 ही होगा, ठीक है। एंड 1 के लिए क्या होगा दोस्तों, -1 0 एंड +1, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताएंगे सेकेंड ऑर्बिट में मतलब L ऑर्बिट में कितने सारे सब ऑर्बिट होते हैं, 2 सब ऑर्बिट होते हैं, एंड कितने ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल। पहले तो S ऑर्बिटल कितने होते हैं, L04 क्या होगा, S ऑर्बिटल, ठीक है, ये है S ऑर्बिटल कितने हैं, 1 है, ठीक है। एंड P ऑर्बिटल कितने हैं दोस्तों, P ऑर्बिटल 3 है, ठीक है, ओके। मतलब ये होगा 2S एंड ये होगा 2P, ठीक है। यहाँ पे ये होगा 1S, ओके। एंड अगर n की वैल्यू 3 होता है तो L का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 0, पहले 0 1 फिर 2, ठीक है। m का वैल्यू क्या होगा, 0 के लिए तो 0 होगा, ठीक है। m का वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, -1 0 +1, एंड L2 के लिए m का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -2 -1 0 +1 +2। मतलब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 3s s सब ऑर्बिट, 0 मतलब क्या है, s सब ऑर्बिट है, ठीक है। तो s सब ऑर्बिट के लिए यहाँ पे कितने सारे ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। एंड p सब ऑर्बिट के लिए कितने सारे ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल कितने होगा दोस्तों, 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, 3p। एंड यहाँ पे क्या होगा, 5d ऑर्बिटल होगा, 3d, ठीक है, इसे 3d कहा जाता है, ओके। 3d ऑर्बिटल कितने होगा, 5 नंबर होगा, ठीक है। 3d ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 4 5, एंड 3p ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3, ठीक है ना। n की वैल्यू 4 तक चलते हैं तो l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3। तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 के लिए 0 होगा, l का वैल्यू 0 के लिए 0 होगा, m का वैल्यू। एंड l के वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, -1 0 +1, एंड 2 के लिए कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2, ओके। एंड 3 के लिए कितना होगा, 3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ओके। तो यहाँ पे 4s कितने ऑर्बिटल मिल जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। एंड 4p कितने ऑर्बिटल मिलेगा, हमें 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। एंड 4d कितना मिलेगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 मिलेगा हमें। एंड 4f कितना मिलेगा, l का वैल्यू अगर 3 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, f सब ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल मिलेगा वो है 4f सब ऑर्बिटल्स, जो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर ऑफ 7, यहाँ पे नंबर ऑफ 5, यहाँ पे नंबर ऑफ 3, यहाँ पे 1, ओके। एंड दोस्तों आप ये याद रखिएगा, एक एक ऑर्बिटल जो है दोस्तों वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ओनली 2 होगा। फर्स्ट
ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली 2 होगा। सेकेंड ऑर्बिट में आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 2s ऑर्बिटल कितना है, 1 है, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे 2p ऑर्बिटल कितना है, 1 2 3 ऑर्बिटल है, 3 के लिए 3 दूना 6 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 दूना 14 एंड 5 अगर मिलता है तो 10 होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6 होगा, एंड यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो टोटल मिल जाएगा हमें 4 नंबर ऑर्बिट पे कितना मिलेगा, यहाँ पे 20 30 32 मिलेगा, ठीक है, ओके। कुछ इस तरह से अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 4th ऑर्बिट में कितना मिलेगा दोस्तों, 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, जो कि है 2n² का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो n का वैल्यू अगर 4 होता है तो देखो दोस्तों 4 मतलब 2 × 16 मतलब 32 और इलेक्ट्रॉन मिलेगा 4th ऑर्बिट में। जैसे कि हमारा ये हिसाब भी क्या है, बराबर एकदम ओके है, ठीक है, ओके। तो अगर इससे भी चलते हैं तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड यहाँ पे भी चलते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करेंगे, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सभी चीज़ें आपको याद हो गया है। ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में काम पे आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ऐसे तो करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं था, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही काम पे लगेगा। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो दोस्तों, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूमता है, ठीक है। एंड घूमते वक्त क्या होगा दोस्तों, वो अपने एक्सिस बराबर भी घूमता है, ठीक है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट पे घूमे, ठीक है, वो किसी भी पाथ पे घूमे, ओके, लेकिन वो अपना एक्सिस बराबर भी घूमेगा, ओके। एंड ये जो घूमने का डायरेक्शन है दोस्तों, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो क्लॉकवाइज वो घूम सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, बिल्कुल इस तरह से। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, एंड ये है एक ऑर्बिट, यहाँ पे एक दूसरा ऑर्बिट में ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, एंड दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, इस तरह से घूमेगा, ओके। इधर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता था, ये भी जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये भी क्लॉकवाइज घूम सकता था एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता था। तो यहाँ पे देखो, एक जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन में 2 अलग अलग रोटेशन पे होना चाहिए, ठीक है। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ठीक है, एक ऑर्बिटल में, ठीक है। एक घर में एक मेल फीमेल जैसे होता है ना, वैसे ही एक क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ना। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन पे घूम रहा है अपने एक्सिस बराबर, ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे या फिर क्लॉकवाइज घूमे। एंड इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों +½ होता है, एंड एक दूसरा क्या होता है, माइनस होता है, -½ ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इट टेल्स अस अबाउट द रोटेशनल डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओके। तो आप इतना लिख लीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, ओके। तो देखो दोस्तों, हमने जो इसके पहले जो हमने पूरा चार्ट बनाया था, तो यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होगा दोस्तों, एक +½ होगा एंड दूसरा -½ होगा। तो देखो, n के वैल्यू 1 के लिए हमें मिल रहा था l का वैल्यू 0 एंड m का वैल्यू 0। तो 0 में होता था 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब m0 का वैल्यू है, इसका मतलब है एक ही ऑर्बिटल है, तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, वो एक तो होगा क्लॉकवाइज एंड दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही था, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे इंसान के एड्रेस के साथ ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ओके। देखो दोस्तों,
अभी आप किसी भी इंसान के अगर देखेंगे तो पहले तो नाम लिख लेते हैं XYZ। एक इंसान का नाम है XYZ, ठीक है। वो कौन से शहर में रहता है, ओके। तो मान लेते हैं वो कोलकाता पे रहता है, ठीक है। तो कोलकाता में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट है, तो मान लेते हैं वो है B14 स्ट्रीट पे, ठीक है। B14 स्ट्रीट, ओके, ठीक है ना। B14 स्ट्रीट। एंड हाउस नंबर कितना है दोस्तों? हाउस नंबर है 24, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से एड्रेस हम लिखते हैं। हमें पता है कि वो इंसान का नाम XYZ है एंड वो कोलकाता पे रहते हैं एंड कोलकाता में B14 स्ट्रीट में रहते हैं, ठीक है, ओके। एंड हाउस नंबर है इतना। अगर इस एड्रेस को हम फॉलो करते हैं तो इस इंसान तक हम पहुंच सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए देखो दोस्तों, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पीछे एक नंबर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर, किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो एक नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन n के वैल्यू से हमें पता चलता है वो कौन से ऑर्बिट पे है, ठीक है, कौन से ऑर्बिट पे है, ओके। एंड l के वैल्यू से हमें पता चलता है सब ऑर्बिट, एंड m का वैल्यू से हमें ऑर्बिटल पता चलता है, एंड जो होता है दोस्तों वो s का वैल्यू से हमें पता चलता है वो प्लस इस तरफ से घूम रहा है या फिर वो उस तरफ से घूम रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें शहर का नाम बताता है, ठीक है। एटम के अंदर बहुत सारे शहर है, मतलब बहुत सारे ऑर्बिट्स है, कौन से ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो n के वैल्यू पता है तो हमें ऑर्बिट पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। एंड n के वैल्यू से हम l का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो l का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? l का वैल्यू से हमें पता चलता है कि उस ऑर्बिट के अंदर जो सब ऑर्बिट है तो कौन से सब ऑर्बिट में होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता चलता है। मतलब जैसे शहर में कौन से स्ट्रीट में होगा ये आदमी, ठीक है, ओके। देन उसके बाद m मतलब ऑर्बिटल, हाउस नंबर, ठीक है। उस सब ऑर्बिट के अंदर जितने सारे ऑर्बिटल है, जितने सारे हाउसेस है, बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग में कौन से पार्टिकुलर बिल्डिंग में वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कौन से पार्टिकुलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये हमें पता चलेगा m की वैल्यू से। एंड s मतलब वो दो वैल्यू हो सकते हैं, एक तो एक घर में दो बंदे हो सकते हैं, ठीक है, एक बंदा एक बंदी हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ऐसे हमें पता चलेगा पार्टिकुलर एक घर में दो जो लोग हैं, ठीक है, दो लोग में से कौन से लोग हैं हमारे, जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन हम डिनोट कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें पता चलेगा s की वैल्यू से, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आज का पूरा कंसेप्ट एंड आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारा जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये सभी कंसेप्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन जो है दोस्तों, अपना स्टडी है जो इसे कंटिन्यू रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।